हेलो डियर वंस अगेन। चलिए सॉल्यूशन चैप्टर की शुरुआत हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे। इंट्रोडक्टरी क्लास थी, हाँ, लेकिन कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट थी। बहुत छोटी छोटी महीन सी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी थी उसमें कि यार सॉल्युबिलिटी क्या होती है। हाँ, कंसंट्रेशन आपको पढ़ लेना है, सब मोलारिटी सब चीज़ें। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, किस किस चीज़ों पे ये इफेक्ट करती है। उसके बाद हम लोग सॉल्वेंट सॉल्यूट की पहचान कैसे करेंगे। रिएक्टिविटी वाला सीन मैंने आपको बताया था कि लेस रिएक्टिव विल बी द सॉल्वेंट इन गिवन सॉल्यूशन, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी देखी, फैक्टर सेपरेटिंग सॉल्युबिलिटी देखा, अलग अलग सिस्टम लिए लाइक गैस लिक्विड सॉलिड लिक्विड मोस्टली हमने लिए। टेम्परेचर का इफेक्ट देखा, बिल्कुल उल्टा था, है ना। अगर मैं सॉलिड लिक्विड की बात करूं तो उसमें टेम्परेचर बढ़ाने से जनरली सॉल्युबिलिटी बढ़ती है क्योंकि वो एंडोथर्मिक होता है। गैस लिक्विड का केस ही अलग था। गैस लिक्विड के केसेस में हम लोगों ने एक चीज देखी, दैट वाज सिंपल कि आपका टेम्परेचर बढ़ाने से जो गैस की काइनेटिक एनर्जी थी वो बहुत बढ़ जाती है। उसकी वजह से जो गैस लिक्विड में घुली हुई है उसका इंटरेक्शन कम हो जाता है। तो ऑब्वियसली इंटरेक्शन कम होता है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, कम घुलेगी। धनाधन सारा सार हमने आपके सामने यहाँ पे छट से रख दिया। आज उसी कथा को आगे बढ़ाते मैंने पहले कल कहा था हम लोग क्वांटिफिकेशन पढ़ने वाले। क्वांटिफिकेशन का मतलब है हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से सॉल्युबिलिटी और प्रेशर एक दूसरे से रिलेट आप लोग कर सकते हैं। वो एक अंकल आए थे, उन अंकल का नाम था, अरे कहां गए अंकल, आओ आओ, ये रहे, हेनरीज लॉ। प्रेशर इफेक्ट इन गैस लिक्विड अ सॉल्यूशन। हेनरीज लॉ इज गिवन बाय ऑब्वियसली हेनरी, है ना। और उन्होंने बताया कि मैं बताता हूं कि किसी भी गैस लिक्विड सॉल्यूशन में जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी गैस, वो किसके आसपास होगी या किसे रिलेट करेगी। सी माहौल ऐसे बनता है जैसे पता नहीं क्या खतरनाक चीज होगी मेरे भाई। कॉमन सी चीज थी, है ना। ऑब्वियसली इंडियंस चीज है, कर कुरा के छोड़ देते हैं, कुछ वो नहीं करते। ये लोग पता नहीं क्या कर देते हैं। कॉमन सेंस को एक लोग साइंस का नाम दे देते हैं। आप खुद ही बताओ, मान लो एक पानी है ना, और उसमें कोई गैस घुली हुई है, अच्छी बात है। तो गैस उस लिक्विड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी, उस सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं अमाउंट ऑफ गैस ज्यादा डिसॉल्व करा दूं, पानी में अमाउंट ऑफ गैस ज्यादा डिसॉल्व करा दूं, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी। हाँ, कम गैस डिसॉल्व कराऊं तो कम प्रेशर एक्सर्ट करेगी। हाँ, कहना क्या चाह रहा हूं, यही था हेनरी लॉ, बस यही था। बस मैंने पहले ही कहा था इतनी सड़ी हुई चीज का लॉ बनाने की जरूरत थी, भगवान जाने। बट हाँ, सी मजाक वाली बात है, साइंटिस्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें इनके बीच में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, अपने कॉन्स्टेंट्स निकालने होते हैं, उनकी वैल्यूज निकालनी होती है, बहुत सारी चीजें चलती रहती है। हेनरी साहब ने एक चीज बोली कि जो प्रेशर एक्सर्ट बाय गैस इन गैस लिक्विड सॉल्यूशन होगा, प्रेशर एक्सर्ट बाय गैस इन गैस लिक्विड सॉल्यूशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड। अभी ये तो कोई नई बात तो हुई नहीं। अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड, अच्छी बात है सर। भाई जितना ज्यादा अमाउंट उतना ज्यादा प्रेशर, सीधी सीधी बात है ना। वेरी ऑब्वियस। आप बहुत हाई प्रेशर पे आप एयर को अपने आप में फ्लो करवाओ तो बेसिकली एयर के ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपकी तरफ फ्लो कर रहे होते हैं, तो जितने ज्यादा अमाउंट बढ़ेगी उतना ज्यादा आपका प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। ये था हेनरी लॉ भाई साहब, यही था हेनरीज लॉ। चलिए देखते हैं नॉनदलेस। अच्छा, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड, ध्यान से सुना, ये क्या है मेरे भाई, ये है कंसंट्रेशन। बिल्कुल सही बात है। अब कौन सी वाली कंसंट्रेशन की बात कर रहे हो? हाँ, यही है यहाँ पे खेल। एनसीईआरटी में रटा दिया जाता है, कहीं सस्ती बुकों में भी रटा दिया जाता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये है प्रेशर ऑफ गैस। गैस उस सॉल्यूशन में कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी, सिंपल सा लॉजिक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ गैस के। ये था हेनरीज लॉ, अच्छी बात है। उसने अमाउंट मास के टर्म्स में भी दिया था, ठीक है, वो हो जाएगा सबके। प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ गैस। अब ये कंसंट्रेशन कौन सी वाली होगी, ध्यान से सुनना। अब इन्होंने पहले कहा, पहले ये तो मैं बाद में बता दूंगा आपको, पहले तुम ये देखो पहले। चलो मैं इसको मिटा रहा हूं। उसने कहा कि भाई प्रोपोर्शनलिटी साइन है, हाँ, बोले हटाओ, बोले इक्वल लगाओ, अच्छी बात है। तो प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट आएगा और आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ गैस।
एक कांस्टेंट लगा दिया के, जनरली कांस्टेंट के से लगा देना, आपको याद होगा। अच्छा, उन्होंने कहा, किसने कहा, हेनरी साहब ने कहा, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, कह रहे कांस्टेंट लगा रहे, कह रहे लॉ तो मैंने दिया था, कह रहे तुम्हारे नाम पे लगा देंगे, एच लगा लो यहाँ पे, लो, और इसको बोल दिया हेनरीज कांस्टेंट। के एच इज नथिंग बट हेनरीज कांस्टेंट। अब ये हेनरी कांस्टेंट क्या होता है ये तो पता है आपको। ये क्या है, गैस कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है जो डिसॉल्व है लिक्विड में, ये है आपकी कंसंट्रेशन ऑफ गैस एंड लिक्विड, इट इज वेरी ऑब्वियस, और ये है हेनरी कांस्टेंट। अच्छी बात, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जो बुक्स में लिखा रहता है वो ऐसे लिखा रहता है, तो P गैस इज इक्वल्स टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये गलत नहीं है, लेकिन ये हर हद तक सही भी नहीं है, और आधी आधी बतूरे आधी आधी बातें बताई दी जाती है, और वो बहुत खतरनाक होती है। आप पूरी बात बताओगे ऑब्वियसली, अदरवाइज मैं बोलता ही क्यों, है ना। अब सुनिएगा मेरी बात, ये है हेनरी कांस्टेंट KH। अब ध्यान से सुनना, जो कंसंट्रेशन होती है वो डिपेंड करता है कि आपको हेनरी कांस्टेंट किस यूनिट में दिया गया है। सुनो, अगर मान लो ये कंसंट्रेशन ही आपका, ऑब्वियसली मोल फ्रैक्शन में कंसंट्रेशन होता है, हाँ, मान लो ये कंसंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन है, मोलारिटी नहीं है, मोलालिटी नहीं है, आपका W/W नहीं है, W/V नहीं है, V ये नहीं है, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो ये V/V नहीं है, जो भी है वो नहीं है, मान लो मोल फ्रैक्शन नहीं है। तो आप एक बात बताओ यार, मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है? कुछ नहीं, यूनिट लेस होता है, क्योंकि मोल्स बाय मोल्स कट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो KH की यूनिट होनी चाहिए वो आपकी प्रेशर की यूनिट होनी चाहिए। अब वो चाहे ATM हो, बार हो, पास्कल हो, किलो पास्कल हो, mmHg हो, टॉर हो, अनाना हो, फलाना हो, डिमाग का हो। क्यों? क्योंकि सामने प्रेशर पड़ा हुआ है। प्रेशर की यूनिट इज इक्वल्स टू KH की यूनिट इनटू कंसंट्रेशन की यूनिट, ऐसा होना चाहिए। हाँ, तो इसकी यूनिट तो 1, इसकी यूनिट ऐसे, तो ऑब्वियसली इसकी यूनिट इसकी यूनिट बराबर होगी। हाँ, तो कहने का क्या मतलब है, अगर आपको KH दिया हुआ है कुछ वैल्यू इन ATM या बार, तो आपका जो कंसंट्रेशन होगा वो होगा आपका मोल फ्रैक्शन। तो आपको ध्यान देना है KH की वैल्यू में जो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू है उसकी यूनिट क्या दे रखी है। अच्छी बात है। एक सेकेंड, थिंक ऑडियो चल रहा है, हाँ ठीक है। हाँ, अब सुनना, अगर मान लो वो KH की वैल्यू खेल जाए और यूनिट कुछ और दे जाए, तो आपको फिर वहां से डिफाइन करना पड़ेगा कि ये जो xg है वो xg नहीं है, ये कंसंट्रेशन हो सकता है मोल पर लीटर में हो। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने इसकी यूनिट प्रेशर लिखी, KH की यूनिट आपको दे रखी होगी, उसके हिसाब से कंसंट्रेशन निकाल दो, xg भूल जाओ, कंसंट्रेशन निकाल दो, जो यूनिट आ रही होगी वही वाली कंसंट्रेशन आपको लिखनी है वहां पे, या फिर उसमें निकालना है। हाँ जी, ये बात है क्लियर। हाँ, बस इतना ही था हेनरीज लॉ। तो हेनरी लॉ ने सीधा सीधा बोला कि मेरे भाई, जितनी डिसॉल्व होगी अमाउंट गैस के लिक्विड में, उसके ही प्रोपोर्शनैलिटी में वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी वो गैस इन सॉल्यूशन, दैट्स इट। और हमारे नाम पे कांस्टेंट रख दो, दैट इज कॉल्ड KH। अब जो ये KH है, चलिए अब आगे हटा रहा हूं इसको। अब जो आपका ये KH है ना, वो बेसिकली आपके ये लाइक आप नेचर ऑफ गैस बताता है। ये नेचर ऑफ गैस बताएगा। आप ध्यान से सुनना मेरी बातों को। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं आपको। मान लो मैं अमोनिया की बात कर रहा हूं, है ना, आपको एक KH के साथ अलग अलग गैसेस के KH की वैल्यू दिख भी जाएंगी, आपको बहुत सारे ग्राफ मिल जाएंगे, वो आपको इंपॉर्टेंट है नहीं वो। मान लो अमोनिया की बात करूं, है ना, मान लो अमोनिया की 25 डिग्री सेल्सियस पे कोई वैल्यू है KH1, और मान लो मैंने टेम्परेचर बढ़ा के 80 डिग्री सेल्सियस कर दिया, उसकी वैल्यू होगी KH2। बिल्कुल ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड KH करेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि सेम गैस के लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो हेनरीज कांस्टेंट घटेगा कि बढ़ेगा? यह सवाल बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आपको भी पता है कि ये होता है प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू KH इनटू कंसंट्रेशन। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, तो आपको भी पता है कि गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। हाँ,
सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ही तो होता है कि कितना मैक्सिमम घुल सकता है, तो बेसिकली कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आपको पता है KH आएगा इधर, आपको भी पता है KH आएगा इधर, सिंपल सा लॉजिक है। इसका मतलब क्या है कि KH जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, तो अगर ये घटा तो KH बढ़ जाएगा, तो KH की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा आएगी, मतलब KH2 इज ग्रेटर देन KH1। ऐसे ऐसे कुछ सड़े गले से क्वेश्चन वो पूछ सकता है, तो मैंने आपको वो भी यहाँ पे क्लियर करके सामने आपके रख दिया, ठीक है। आई होप सो हेनरीज लॉ सबको क्लियर हो गया होगा। ध्यान से सुनना, हेनरीज लॉ में कुछ लिमिटेशंस है। अच्छा, ये अलग टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। कुछ लिमिटेशंस है हेनरीज लॉ में, है ना। क्या है सुनिए, लिमिटेशंस ये है कि जैसे कि, हाँ लिमिटेशन ये है, मेरी बात ध्यान से सुनना, इट इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज नॉट एप्लीकेबल एट वेरी हाई सॉल्युबिलिटी। ये कैसी सड़ी हुई बातें कर रहे हो, बहुत कॉमन सी बात है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। बहुत ज्यादा सॉल्युबिलिटी पे ये एप्लीकेबल नहीं होता, ये डेविएट कर जाता है अपने ही लॉ से। कैसे, ध्यान सुनो, सॉल्युबिलिटी कब ज्यादा होती है, हाई प्रेशर पे। तो मैं इसको ऐसे, कई बुकों में ये लिखा रहता है कि एट हाई प्रेशर इट इज नॉट एप्लीकेबल, एट हाई प्रेशर ऑफ गैस नॉट एप्लीकेबल। ये है सब चीजें, क्योंकि अगर आपका प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो इंटरैक्शन में चेंजेस आते हैं, इंटरैक्शन में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से ये इस लॉ को डायरेक्टली फॉलो नहीं कर पाता। और तो बेसिकली हेनरी लॉ क्या है, हेनरी लॉ सिर्फ लो प्रेशर गैसेस के लिए ही एप्लीकेबल होगा। जब तक आपका प्रेशर लो हो वहां पे आप एप्लीकेबल हेनरी लॉ को कर सकते हो। एक शर्त तो ये हो गई लिमिटेशन। दूसरी शर्त क्या है, ऐसा ना हो कि गैस लिक्विड आपने मिलाया और वो आपके जाके वहां पर रिएक्टिव हो गए, वो रिएक्शन कर गए। दूसरी शर्त, तो गैस लिक्विड शुड बी नॉन रिएक्टिव, इट शुड बी नॉन रिएक्टिव। ये नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। ध्यान से सुनना, मैं बोलता हूं जो मैं लिखता हूं, तो आप वहां से लिखिएगा, ईश्वर जाने, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इट शुड बी नॉन रिएक्टिव, अच्छी बात है। तीसरी शर्त एक छोटी सी चीज है, बहुत बहुत ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार सिंपल सा लॉजिक है, रिएक्ट करेंगे तो नया कंपाउंड बनेगा, फिर नया कंपाउंड पता नहीं लिक्विड बन जाए, गैस बन जाए, तो प्रेशर की तो ऐसी की तैसी होगी जो आप सोच रहे थे। सिंपल सा लॉजिक है। दूसरी बात, तीसरा ये चीज है कि जो भी आप घोल रहे हो दैट शुड बी नॉन आयोनाइज्ड। ऐसा ना हो वहां जाके अपने आयंस में टूट जाए। ये तो हर किसी के लिए एप्लीकेबल होता है ऑब्वियसली। आयंस में टूट जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में फर्क आ जाएगा। अगर कोई चीज वहां जाके आयंस में टूट रही है लिक्विड में जाके, तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाएंगे ना। हो सकता है 6 गुने हो जाए, 2 गुने हो जाए, 4 गुने हो जाए, तो ऑब्वियसली अगर वो चेंज हो गए तो फिर आप ये लॉ एप्लीकेबल कैसे कर सकते हो। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है सर, अच्छी बात। ये थी कुछ लिमिटेशन। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ एक टॉपिक डाला हुआ मैंने। एप्लीकेशन तो बहुत सिंपल है यार, है। इसने क्या बोला, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। सिंपल सा लॉजिक है। जितना ज्यादा घुला हुआ उतना ज्यादा प्रेशर होगा, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा घुलेगा। अच्छी बात है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। हाँ, बहुत सारी एप्लीकेशन आप देख सकते हो, लाइक वही कोल्ड ड्रिंक वाला आप ले सकते हो कि जैसे कोल्ड ड्रिंक में जब CO2 फीड करी जाती है, तो कोल्ड ड्रिंक में CO2 हाई प्रेशर पे फीड करी जाती है, ताकि हाई प्रेशर पे ज़्यादा CO2 उसमें डिसॉल्व हो जाए। तभी तो आप जब ढक्कन खोलते हो तो पूरा प्रेशर रिलीज होता है एटमॉस्फेयर की तरफ, है ना, एंड CO2 बुलबुले की तरह से बाहर निकलती है। तो ये एक छोटी सी एप्लीकेशन हो गई, बहुत सारी है वैसे तो आप देख सकते हो, है ना, इस तरीके से। ठीक है, मैं आप खुद भी फाइंड कर सकता हूँ, दिमाग में जो चीज़ें आते हैं तो लाइव बता ही देता हूँ। बाकी अदरवाइज ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिसका प्रेशर का इफेक्ट गैस के सॉल्युबिलिटी पे होता है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने लायक बनती है। ठीक है जी, हाँ चलिए आगे बढ़े। बस सीधे सवाल, हाँ हाँ अरे सवाल होगा, क्यों नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन है हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ ऑक्सीजन इज इतना, KH का वैल्यू देके रखा है 1.4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर ATM। मैंने पहले ही कहा था
खेल गया ऐसे क्वेश्चन में। और बच्चे क्या करते हैं, अंधेपन में सीधे सीधे मोल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे केएच आपको दे रखा है इतना। अच्छा, हाँ, अच्छी बात है। आप ध्यान से सुनना, केएच की यूनिट यहाँ पे प्रेशर वाली यूनिट नहीं है। इसका मतलब जो आप पी गैस इज इक्वल्स टू के एच इंटू कंसंट्रेशन करोगे ना, वो यहां पे एक्स ए तो कतई नहीं होगा। अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। एट 298 केल्विन, ठीक है, केल्विन में दिया हुआ है। हाउ मच ऑफ ऑक्सीजन इज डिसॉल्व इन 100 ml। अब ये पूछ रहा है कि 100 ml में कितनी ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रखी है, लाइक अमाउंट निकालना है आपको। एट 298 केल्विन होगा ये, सेम ही टेम्परेचर पे। व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 0.5। अच्छा, पार्शियल प्रेशर दे दिया 0.5, तो 0.5 ATM है मेरे भाई। खुद ही अंदाजा लगा लो, KH इंटू कॉन्सेंट्रेशन। इक्वेशन लगाते हैं, 0.5 इज इक्वल्स टू KH लिख दें 1.4 इंटू 10⁻³ इसकी यूनिट देके रखिए मोल पर लीटर पर ATM, ठीक है। एंड या वेरी ऑब्वियस, ये ATM में है ना, ये ATM में है, ये मोल पर लीटर पर ATM में है, तो कौन सी वाली कंसंट्रेशन आएगी? ATM वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ऑब्वियसली मोल पर लीटर वाली आएगी। तो आपकी जो यहाँ पे कंसंट्रेशन है वो आएगी मोलैरिटी। कंसंट्रेशन कौन सी आ जाएगी? मोलैरिटी, मोल पर लीटर वाली। साफ हमने कहां से निकाला? यूनिट ऑफ केएच से। नॉनदलेस मोलैरिटी निकाल लीजिए, आपका जाएगा 0. कुछ छूटा तो नहीं? नप 0.5 अपॉन 1.4 ओके इनटू 10⁻³ इस तरीके से हो जाएगा, है ना। ओके, तो ये आ जाएगा आपका ओके। इसको ऊपर सॉल्व कर रहा हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 अपॉन 1.4 इंटू 10⁻²। तो 1.4 का 5 में कितना बढ़ जाएगा यार? देखो तो, 1.5 दूनी 3, 4.5, 3 पॉइंट समथिंग कुछ बैठ रहा है क्या हिसाब किताब? स्क्रीन में करके देखूं। वन 1.4 ही है ना, हाँ 3.57 के आसपास बैठेगा ये हिसाब किताब, है ना। 3.57 इंटू 10⁻², तो यह आ जाएगा 357, यह आ गया 357। अच्छी बात है, 357 मोल पर लीटर, बहुत भयंकर आ गया है। तो मोलैरिटी 357 मोल पर लीटर। चलिए कोई बातें देख लेते हैं, मोल पर लीटर, अच्छी बात है। ओके, अब हमको पूछा है कि 100 ml में कितना घुला है। तो मेरे भाई 1 लीटर में 357 मोल घुले हुए हैं, समझो, है ना। 1 लीटर में 357 मोल घुले हुए हैं, मतलब 1000 ml में, चलो इसको वेट निकाल लो पहले यार। लो, 1 लीटर में कितने मोल हैं? 357 मोल। तो कितने ग्राम हो गया ये? 357 इंटू 32 ऑक्सीजन है ना। 357 इंटू 32 कर देता हूं। कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या? तो 11,424 आ रहा है, 357 ही होगा ना, 3.57, हाँ ऑक्सीजन ये, हाँ ये आ जाए 11,424 आ रहा है ये। तो 11,424 ग्राम आ गया। तो सुनना मेरी बात ध्यान से, 1000 ml में 11,424 ग्राम घुला हुआ है। तो 100 ml में कितना होगा मेरे भाई? कितना होगा ये? 1142.4 होगा, है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो 100 ml में इतने ग्राम हो जाएगा। तो आप इसको मिलीग्राम में निकाल देंगे। ये कुछ गड़बड़ हुआ है यार, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ है इसका।
है ना। इसका मेरे ख्याल से सी के आसपास आंसर आना चाहिए, क्योंकि आप इसको 1-2 पॉइंट इधर करेंगे तो इधर में पॉइंट लग जाएगा जब आप मिलीग्राम में निकालेंगे। आप थोड़ा सा कैलकुलेशन देखना इसका, है ना। हमने कहीं तो कुछ किया है, 0.5 भी सही था, 1.4 भी सही था, 100 ml में भी किया है। मैं दोबारा देख लेता हूँ, 0.5 divided 1.4, $357.14 ना। That will be your mole per liter into 32। कहीं तो कुछ है, ठीक है। आप इस तरीके से कैलकुलेशन में कुछ देखना, बट होगा ये इस तरीके से ही, ठीक है। कैलकुलेशन का ही है कुछ गेम। बेसिकली इसके 11.42 मिलीग्राम आना चाहिए था, लेकिन ये कुछ डबल आ रहा है। ये 1.4 ग्राम 11.2 मिलीग्राम, तो इसके 20.4 हो गए। कहीं तो हमने कुछ डबल या हाफ का कुछ गड़बड़ किया है। चलिए कोई नहीं सर, लेकिन मुद्दा ये था, इस मुद्दे में आपको ये सीखना था कि आप क्या करने वाले थे कि जो KH है उसको आपको फोकस करना है, KH की यूनिट को फोकस करना है कि किस यूनिट में आपको ये दिया गया है। ठीक है जी, चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं 5th वाले पे। ओके, हेनरीज लॉ यहाँ पे खत्म। अब एक मैं नई बात चर्चा में ला रहा हूं, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कैसा वेपर प्रेशर क्या होता है सुनना। चलिए वेपर प्रेशर को हम लोग यहां पे सॉल्व करते हैं। वेपर प्रेशर को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले क्या होता है वेपर प्रेशर, ध्यान से सुनना। मान लो कोई आपके पास इस तरीके से लिक्विड है, मान लो ऐसे बंद किया, इधर पोर्शन मान लो आपके पास ये लिक्विड है। होता क्या, मान लो आप इसका थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दो, बातें क्लियर होती है, या ना भी बढ़ाओ, चलो किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे। होता क्या है, मॉलिक्यूल्स यहां से इवोपरेट होते रहते हैं, अच्छी बात है, तो उनकी वेपर बनती है, हाँ। लेकिन ऊपर जाके थोड़े ठंडे होते हैं और फिर वापस आके कंडेंस होते हैं। तो यहां पे ये वेपराइजेशन या इवोपरेशन बोलो और साथ में कंडेंसेशन भी साथ में चलता रहता है। तो मान लो आप यहां से टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वेपराइजेशन बढ़ता चला जाएगा, हाँ अच्छी बात है। वेपराइजेशन बढ़ता चला जाएगा, हाँ। ज्यादा वेपर बनेंगी, ऊपर जाके थोड़ी कुछ ठंडी हो जाएंगी, हाँ। वेपराइजेशन कंडेंसेशन, वेपराइजेशन कंडेंसेशन, ये सब प्रोसेस चलता रहता है, अच्छी बात। अब एट फिक्स टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर पे क्या सीन होता है, ध्यान से सुनना। एट फिक्स टेम्परेचर क्या होगा, मान लो आप एक 40 तक गए, तब तक क्या हुआ, धीरे धीरे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो धीरे धीरे वेपर मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और साथ में कंडेंस भी हो रहे हैं, कंडेंस भी हो रहे हैं, कंडेंस भी हो रहे हैं, ऊपर आके नीचे लिक्विड में, अच्छी बात है। और वो वेपर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इधर वॉल को हीट करते हैं, तो वो एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है। तो वेपर मॉलिक्यूल प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, तो क्या इसी को वेपर प्रेशर बोलते हैं? नहीं, ये आधी डेफिनेशन है। प्रॉब्लम ये है कि जब तक, सुनना, मान लो 50 मॉलिक्यूल ऊपर गए और 10 नीचे आ गए, अगले ही सेकंड में मान लो 10 ऊपर गए और 3 नीचे और आ गए, तो आप किस टाइम पे बताओगे कि मान लो 50 डिग्री सेल्सियस का वेपर प्रेशर कितना है? क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हर टाइम चेंज हो रहे हैं ना, हाँ। एक कंडीशन ऐसी आती है, एक फिक्स टेम्परेचर पे एक सर्टेन टाइम के बाद एक कंडीशन कैसे आती है कि नंबर ऑफ जो वेपर मॉलिक्यूल है जो बन रहे हैं इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कंडेंस मॉलिक्यूल हो जाएगा। इसमें लिखना नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल जो वेपराइज हो रहे हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल जो वेपराइज हो रहे हैं वो कंडेंस मॉलिक्यूल के बराबर हो जाएंगे। तो मान लो 10 मॉलिक्यूल ऊपर वेपराइज हुए, इवोपरेट हुए, 10 ही मॉलिक्यूल जो ऊपर थे वो कंडेंस हो गए, तो नेट ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहे वो लिक्विड टू वेपर हो चाहे वेपर टू लिक्विड हो वो 0 है। इसका मतलब क्या है कि इतने टेम्परेचर तक जितने जाने थे जा चुके ऊपर, अब वो उतने ही रहेंगे, भले वो नीचे भी आ रहे हैं लेकिन उतने ऊपर भी जा रहे हैं। लाइक एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है एंड दैट इज कॉल्ड लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। फिर से समझा दे रहा हूं, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, हाँ, टाइम के साथ साथ वेपराइजेशन बढ़ा, कंडेंसेशन भी साथ में हो रहा है, ठीक है। अब आपने टेम्परेचर फिक्स कर दिया तो वो होगा क्या, वेपर बनती रहेगी, कंडेंस भी होता रहेगा।
अब क्योंकि टेम्परेचर फिक्स है तो आप कंडेंस वाले मॉलिक्यूल भी बढ़ते जाएंगे नीचे को आते हुए। अब टेम्परेचर फिक्स है तो यहाँ पे लिमिटेड हो जाएंगे, तो ये घटेगा, वेपराइजेशन घटेगा और कंडेंसेशन बढ़ेगा। एक टाइम पे ऐसा आएगा दोनों के मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे, जितने मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे थे उतने मॉलिक्यूल ऊपर से जो ऑलरेडी वेपराइज थे वो कंडेंस होकर नीचे आ जाएंगे। That's it. अब चूंकि इस मौके पर जितने मॉलिक्यूल वेपराइज होने थे हो चुके हैं और वो फिक्स है, तो जितने मॉलिक्यूल अब वहां पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। बात समझ में आ गई? तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स या वेपर मॉलिक्यूल्स व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम विथ liquid, when it is in equilibrium with liquid, that's it. ये है परफेक्ट डेफिनेशन वेपर प्रेशर की। सिर्फ इतना नहीं बोल सकते कि जितने वेपर मॉलिक्यूल्स वहां पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे सिर्फ वही वेपर प्रेशर होगा, नहीं। जब वो VL इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा उस टाइम पे, क्योंकि सर्टेन मॉलिक्यूल्स फिक्स हो चुके हैं गैस फेज में, इवन लिक्विड में भी, तो वहां पे जितना भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा दैट विल बी वेपर प्रेशर। ये था वेपर प्रेशर का डेफिनेशन। अब सुनिए, अब एक बात बताओ यार, एक चीज और डिफाइन कर लेता हूं आपके सामने यहीं पे। होता क्या है, मान लो यहां पे आप हीट दे रहे हो एक लिक्विड को, है ना, तो हीट दोगे तो ज्यादा वेपर जनरेट होंगे और एक हर टेम्परेचर पे एक नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। जैसे मान लो 40 था, 40 से 50 ले गए, मान लो 40 पे 10 लाख मॉलिक्यूल्स ने एक वेपर प्रेशर जनरेट किया, मतलब 10 लाख मॉलिक्यूल वहां जा चुके थे, उसके बाद वो इक्विलिब्रियम में आए, तो जितने ऊपर उतने नीचे, जितने ऊपर उतने नीचे। हाँ, मान लो मैंने अब बढ़ा के 70 कर दिया, और अब जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली ज्यादा मॉलिक्यूल्स और वेपराइज होंगे और एक नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। तो मान लो 10 की जगह 20 लाख चले गए, अब 20 लाख पे नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है। अब 20 लाख के बाद अब आना जाना बराबर हो गया उनका, लाइक मतलब 1000 मॉलिक्यूल नीचे आ रहे हैं, 1000 ऊपर जा रहे हैं, 1000 नीचे 1000 ऊपर, लेकिन 10 लाख 20 लाख तो जा चुके हैं ना, तब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ था, तो अब वो हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है, जैसे ही आप हीट दोगे, तो होगा क्या, नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स जो वेपराइज है वो बढ़ता रहेगा और हर टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा क्या, हर टेम्परेचर पे बेसिकली वेपर प्रेशर बढ़ेगा। हाँ, अच्छी बात है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है? कॉमन सेंस है मेरे भाई, जितनी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी वेपर जनरेट होगी, उतना वेपर प्रेशर जनरेट हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। हाँ, कहना क्या चाह रहे हो? कहना चाह रहा हूं, मान लो आपने बर्तन में लिक्विड लिया, आप उसको हीट कर रहे हो, आप हीट कर रहे हो तो वेपराइज हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर ऊपर जनरेट हो रहा है। अब ये ऊपर इधर प्रेशर जनरेट कर रहा है और नीचे की साइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अभी ये कम है, ये ज्यादा है, इसलिए कंडेंसेशन भी चालू है, क्योंकि वो ऊपर पूरा नहीं उड़ने देगा ना सबको, तो कंडेंसेशन भी चालू हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा, टेम्परेचर बढ़ाते इनकी वेपर इतनी कलेक्टिव हो जाएंगी एट इक्विलिब्रियम कि वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। वेपर प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, और इस पॉइंट को मतलब इस पूरे पॉइंट को, इसमें टेम्परेचर भी आ सकता है, हर चीज आ सकती है, इस पॉइंट को बेटे आप बोलोगे बॉइलिंग पॉइंट। अब यहां पे बॉइलिंग चालू होती है, तो इससे पहले का बॉयल नहीं हो रहा था, नहीं, इससे पहले सिर्फ इवोपरेट हो रहा था। बॉइलिंग बिल्कुल यहां सरफेस से चालू होती है, यहां से बबल बनने चालू होते हैं, ऐसे से ऊपर चलना चालू होता है, और अब आप इसको जाने से नहीं रोक सकते। अब ये बस चलता जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब इसमें कंडेंसेशन की चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि अब इसका प्रेशर ज्यादा हो गया, ये डोमिनेट कर रहा है। आप भाई ऊपर से हवा प्रेशर लगा रही थी, आने नहीं दे रही थी, इसलिए कंडेंस हो जा रहा था। अब इसका प्रेशर ज्यादा होगा, स्केप, थोड़े टाइम बाद सारा पानी गायब, इस तरीके से। पता समझ में आती है? हाँ, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, किसी का बीपी क्या है, एट विच टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर मान लो मैं आपको पूछूं कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना वेपर प्रेशर जनरेट करेगा, अब 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो उतना ही करेगा जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो 1 atm आंसर। किसी भी सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट पे अगर आपको दे दिया जाए तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही वेपर प्रेशर जनरेट करता है। सिंपल सा लॉजिक। तो अगर आपको मान लो किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, तो आपको उसका वेपर प्रेशर पता है, कितना है, 1 atm या 1 बार या 760 mmHg, टॉर में ले लो, आप किसी में भी ले लो, उतना वो प्रेशर जनरेट आराम से कर देगा। ठीक है सर, ये आपको बताना था।
अच्छा, अब वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये रहे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। टाइप्स ऑफ सब्सटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ सब्सटेंस जैसे कि मान लो आप अल्कोहल ले लो, है ना, आप पानी ले लो, या फिर चलिए मैं मान लो एक अल्कोहल ले रहा हूँ, जैसे C2H5OH ले लिया मैंने, बातें समझना। और एक मैं ले रहा हूँ CS3OCS3, सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है समझाने के लिए। अगर आप इसमें देखेंगे तो 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो C2H6O है, और यहां भी सेम खेल है। लेकिन इसका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा। इसका वेपर प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है। कहने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। अगर मान लो आपके पास एक मॉलिक्यूल ये है ईथर का CS3OCS3, और दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा, एक ही मॉलिक्यूल थोड़ी होगा यार, लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे। अब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे, सिंपल सा लॉजिक है। और यही भाई, जब तक ये साइड नहीं होंगे तब तक इनकी वेपर बनेगी नहीं। इनका इंटरेक्शन कम करके इनकी वेपर बनाओ, ऐसे ही होता है। एक फेज से दूसरे फेज में कैसे जाते हो, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कम कर दो, लिक्विड से गैस चले जाओ, सॉलिड से लिक्विड जाना है, फिर से इंटरेक्शन और ज्यादा कम कर दो, अच्छी बात है। इनके बीच में बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, देखो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन मैं अगर इथेनॉल को ले लूं, देखो C2H5OH, अगर आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी है तो आपको ये भी पता लग जाएगा, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देखो तो इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, टिपिकल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इनको सेपरेट करना मुश्किल है, तो इनकी वेपर को जनरेट करना भी मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए इसका वेपर प्रेशर कम होगा। इसका इंटरेक्शन कम है, बहुत वीक है, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका वेपर जनरेट करना आसान हो जाएगा, इसको सेपरेट करना बहुत आसान है, कम एनर्जी में सेपरेट हो जाएगा। सिंपल। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है टाइप्स ऑफ सब्सटेंस में बोलना चाह रहा हूं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस, ये है सारा खेल। जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी उनका वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि इनके वेपर बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, ऑब्वियसली वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अच्छा, बहुत कॉमन सेंस वाली बातें हैं, हाँ। बट टाइप ऑफ सब्सटेंस का मतलब, कहने का ये मतलब था कि उनके मॉलिक्यूल्स का आपस में इंटरेक्शन कैसा है, ज्यादा है वेपर प्रेशर कम। टेम्परेचर तो हमने देख ही लिया, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतने चांसेस हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स सेपरेट हो जाए और भागे, सिंपल सा लॉजिक है। जितना ज्यादा ऊपर मॉलिक्यूल वेपराइज होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर जनरेट करेगा, तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब एक चीज आती है, दैट इज एडिशन ऑफ अदर सब्सटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारा नया टॉपिक बना देता है। अगर आप किसी सब्सटेंस में कोई नई चीज डाल दो, अब क्योंकि हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं ना, मान लो मेरे पास पानी था, मैंने कुछ नई चीज डाल दी, तो क्या उसके वेपर प्रेशर फर्क पड़ेगा? अरे 100% पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि मैंने पहली चीज तो बोली थी टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, इसमें इंटरेक्शन चेंज हो जाता है। जैसे मान लो पानी है, आपने कुछ और जैसे नमक डाल दिया या शुगर डाल दिया, तो अब शुगर के मॉलिक्यूल पानी से इंटरेक्ट करेंगे, तो अब इंटरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो उसके वेपर प्रेशर में भी फर्क पड़ेगा। अभी तक हमने सीखा एक सब्सटेंस का वेपर प्रेशर क्या होता है, अब हम सीखेंगे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, वो रहेगा इंपॉर्टेंट। और वहां से जनरेट होगा आपका राउल्स लॉ। और राउल्स लॉ ने बोला था कि मैं बताऊंगा कि अगर आप सब्सटेंस को मिक्स कर दो तब उसके वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो एक ट्विस्ट छोड़ के जा रहा हूं नेक्स्ट क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग राउल्स लॉ को कवर करेंगे और होप्स ऑफ बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, और उस पर क्वेश्चंस भी लगाने हैं। उसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं राउल्स लॉ के, बात समझ में आती है। चलिए अगला टॉपिक क्या रहने वाला है, वेपर प्रेशर को आगे बढ़ाना, और अगर हम कोई सब्सटेंस ऐड करते हैं किसी दूसरे सब्सटेंस में तब उसके वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ता है, वो हम लोग कंसिडरेशन में लाएंगे क्वालिटेटिवली, लाइक कॉन्सेप्चुअली, और क्वांटिटेटिवली भी, कि कितना कम कितना ज्यादा होने वाला है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।